प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशवासी आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया, मोमबत्ती या टॉर्च जलाकर कोरोना संकट के अंधकार को देंगे चुनौती। सभी लोग अपने घरों की बत्ती 9 मिनट के लिए करेंगे बंद। आईसीएमआर ने की कोरोना वायरस मामलों की त्वरित पहचान के लिए संवेदनशील इलाकों के लोगों का एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट कराने के लिए एडवाइजरी जारी। कहा, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों की स्वास्थ्य केंद्र में की जानी चाहिए निगरानी। अब आयुष्मान भारत के लाभार्थी मुफ्त में करा सकेंगे कोरोना वायरस की जांच और उपचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अमेरिका, ब्राजील के राष्ट्रपति और स्पेन के प्रधानमंत्री से कोविड-19 की स्थिति पर फोन पर बातचीत। पीएम मोदी ने वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए तीनों विश्व नेताओं से सहयोग पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कोविड-19 की रोकथाम से जुड़े अधिकार प्राप्त समूह की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। अस्पतालों और तमाम मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा की। मास्क, दस्ताने और वेंटिलेटर समेत सभी जरूरी सामानों की खरीद और उपलब्धता सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। देश में कोरोना वायरस के करीब 30% मामले तबलीगी जमात से जुड़े। 17 राज्यों में तबलीगी जमात से जुड़े 1023 पॉजिटिव मामले। गृह मंत्रालय ने कहा कि जमात के 22,000 सदस्यों और उनके संपर्क में आए लोगों को किया गया क्वारंटीन। देश भर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या हुई 2,784। 212 लोग उपचार के बाद हुए ठीक। 75 लोगों की मौत। रात 9 बजे लाइट बंद करने के दौरान ग्रिड फेल होने की अफवाहों को लेकर ऊर्जा मंत्रालय ने जारी किया स्पष्टीकरण। कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मांग में होने वाले अंतर को संभालने के लिए किए गए हैं सभी जरूरी इंतजाम। सड़कों की लाइट और घर के बाकी उपकरणों को बंद करने का नहीं किया गया है आह्वान। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशवासी आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों की बत्तियां बंद करेंगे और दिए, मोमबत्ती जलाकर या मोबाइल फ्लैश लाइट के जरिए कोरोना वायरस को पराजित करने की देश की सामूहिक शक्ति का परिचय देंगे। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम प्रकाश की महाशक्ति का अनुभव ग्रहण करेंगे और उस साझा उद्देश्य को जगमगाएंगे जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से उपजे अंधकार से निकलते हुए हमें निरंतर प्रकाश और आशा की ओर बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण हम अपने घरों तक सीमित हैं, लेकिन हम में से कोई भी अकेला नहीं है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति हम सबके साथ है और ये हम सबकी ताकत है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अनुरोध किया कि दिए जलाते समय एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, घर के भीतर रहें और समूह में एकत्र ना हो। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सामाजिक दूरी की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना है। नागरिकों को सलाह दी गई कि आज रात 9 बजे दिए और मोमबत्ती जलाते समय अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये ज्वलनशील होता है। और आईसीएमआर ने कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीबॉडी बेस्ड ब्लड टेस्ट शुरू करने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। कुछ खास इलाकों में कोरोना वायरस के ज्यादा फैलाव को देखते हुए भारतीय अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए नए प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं। आईसीएमआर की एडवाइजरी में कहा गया है कि सख्त एहतियात के तौर पर इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के मरीजों को 14 दिनों तक उनके घरों में क्वारंटीन किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए आईसीएमआर ने सारे जांच परिणामों की जानकारी तुरंत इसके पोर्टल पर डालने को कहा है। ऐसा न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो आईसीएमआर की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई है। अब इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के आपको स्वास्थ्य केंद्र में इसकी निगरानी की जानी चाहिए। आईसीएमआर की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है। साथ ही सख्त एहतियात के तौर पर इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के मरीजों को 14 दिनों तक अपने घरों में ही रहना होगा। जी हाँ, उन्हें आइसोलेशन में रहना होगा, क्वारंटीन में उन्हें रहना होगा और सारे जांच परिणामों की जानकारी भी तुरंत पोर्टल पर डालने के निर्देश दिए गए हैं।
और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अरुण शर्मा। अरुण, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज शाम एक बार फिर एकजुटता का संदेश देते हुए 130 करोड़ भारतवासी एकजुट होंगे। प्रधानमंत्री के जिस तरह से आह्वान उन्होंने दिया है कि आज वो सभी कैंडल लाइट के जरिए, टॉर्च के जरिए अपनी एकजुटता दिखाएंगे, धन्यवाद करेंगे उन कोरोना वॉरियर्स को। किस तरह की तैयारियों को हम देख रहे हैं कि इसको लेकर साथ ही साथ जो एडवाइजरी भी जारी की गई है कि पावर ग्रिड को लेकर जो संशय है उसका भी ख्याल रखा गया है। अरुण, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अरुण, आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से लगातार ये बात कही जा रही है कि एक बार फिर जो 130 करोड़ भारतवासी हैं वो एकजुटता का यहाँ संदेश देंगे, प्रधानमंत्री की अपील है। और हमने बीते समय में देखा कि जनता कर्फ्यू के समय ताली बजाने का जो मंजर था वो अभी तक हमारे मन मस्तिष्क में ताज़ा है। और एक बार फिर आज हम देखेंगे किस तरह से भारतवासी एकजुटता का संदेश देंगे। कोरोना के खिलाफ जो हमारी जंग जारी है उसके खिलाफ आज सभी लोग कैंडल और टॉर्च और मोबाइल लाइट के जरिए अंधकार को दूर करेंगे। अरुण से हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ बता दें आपको कि कोरोना वायरस की जांच और उपचार अब आयुष्मान भारत के लाभार्थी करा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए निजी क्षेत्र से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आगे आने को कहा है। अब 50 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर लोग आयुष्मान भारत पीएमजे के तहत कोविड-19 की जांच और उपचार करा सकेंगे। निजी लैबों में जांच और सरकार द्वारा चिन्हित किए गए अस्पतालों में उपचार अब भारत भर में आयुष्मान लाभार्थियों के लिए मुफ्त किया गया है। निजी क्षेत्र को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में काम करना चाहिए। मैं निजी लैब और अस्पतालों से आग्रह करता हूं कि वे बड़ी संख्या में आगे आकर इस प्रयास का हिस्सा बने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी से पैदा हालात पर कल स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज पेरेस कास्टेजून से टेलीफोन पर बात की। दोनों नेता वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर सहमत हुए। टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन में हुई मौतों पर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की और पीड़ितों के जल्द ठीक हो जाने की कामना की। उन्होंने स्पेन के प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि भारत अपनी क्षमता के मुताबिक मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। दोनों नेता वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर सहमत हुए। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज पीएम मोदी की इस राय से भी सहमत हुए कि कोरोना वायरस के बाद के दौर के लिए वैश्वीकरण की एक नई मानव केंद्रित विचारधारा को परिभाषित किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण पैदा स्थिति और जरूरतों के लिए दोनों देशों के अधिकारी एक दूसरे के संपर्क में बने रहेंगे। कोविड-19 पर वैश्विक सहयोग बढ़ाते हुए यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री ने कल ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो से टेलीफोन पर बातचीत की। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत और ब्राजील किस तरह एकजुट होकर इसका मुकाबला कर सकते हैं, इस पर काफी सार्थक चर्चा हुई। तो ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर बातचीत की और भारत और ब्राजील कोविड-19 महामारी के खिलाफ मिलकर काम कर सकते हैं, इस मुद्दे पर दोनों के बीच काफी सार्थक चर्चा हुई। और पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने महामारी से निपटने के लिए भारत अमेरिका साझेदारी का पूर्ण इस्तेमाल करने पर सहमति जताई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोविड-19 के खतरों से निपटने के लिए गठित अधिकार संपन्न समूह की संयुक्त बैठक में विभिन्न पहलुओं एवं तैयारियों की समीक्षा की तथा अधिकारियों से मास्क, दस्ताने, वेंटिलेटर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने देश भर में अस्पतालों की उपलब्धता, अलग थलग रखने की सुविधा के साथ बीमारी की निगरानी, जांच एवं देखरेख,
प्रशिक्षण जैसे विषयों एवं तैयारियों की भी समीक्षा की। पीएम ने संबंधित समूहों और अधिकारियों से मास्क, दस्ताने, वेंटिलेटर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन, खरीद और उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सरकार ने हाल ही में 11 अधिकार संपन्न समूहों का गठन किया था, जिन्हें कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाने, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, लोगों की परेशानियों को कम करने के बारे में जल्द उपाय सुझाने की जिम्मेदारी दी गई है। इन 11 अधिकार संपन्न समूहों में से 9 समूहों की अध्यक्षता सचिव स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। एक की अध्यक्षता नीति आयोग के एक सदस्य तथा एक अन्य समूह की अध्यक्षता नीति आयोग के सीईओ कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी दलों के सदन के नेताओं से कोरोना वायरस से निपटने से जुड़े मुद्दों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 8 अप्रैल को सुबह 11 बजे बातचीत करेंगे। इस बातचीत में उस दल के नेता शामिल हो सकेंगे जिनके सांसदों की संख्या लोकसभा और राज्यसभा में कुल मिलाकर 5 से ज्यादा हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोविड-19 के मामलों के दोगुना होने की दर अन्य देशों की तुलना में कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने दैनिक मीडिया ब्रीफिंग में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के 17 राज्यों में तबलीगी जमात के मरकज में इज्तिमा से जुड़े लोगों में कोविड-19 संक्रमण के 1023 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और देश में कोरोना वायरस के करीब 30% मामले इसी से जुड़े हुए हैं। उन 17 राज्यों में संक्रमित लोगों का पता लगाने की कवायद तेज की गई है, जहां तबलीगी जमात से जुड़े मामले सामने आए हैं। तबलीगी जमात के 22,000 सदस्यों और उनके संपर्क में आए लोगों का पता चला है और उन्हें क्वारंटीन में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस के 9% मरीज 0 से 20 साल की आयु के हैं, 42% मरीज 21 से 40 वर्ष की आयु के हैं, 33% मामले 41 से 60 वर्ष की आयु के हैं और 17% मरीज 60 वर्ष की आयु से ज्यादा हैं। राज्यों में लोगों को सभी जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। राज्य आपदा फंड भी जारी कर दिया गया है। हालात पर निगरानी के लिए गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम चल रहा है और इसमें 200 लोग लगे हुए हैं। राज्यों के 1,34,000 स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। और सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट तक बिजली बंद करने से पावर ग्रिड की स्थिरता को लेकर जताई जा रही आशंका को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि ये अपील घरों में थोड़े समय के लिए रोशनी बंद करने के लिए है, आदि की रोशनी करने के लिए है और ऐसे में बाकी कामों के लिए बिजली की खपत बनी रहेगी। ऊर्जा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। बयान में कहा गया है कि देश की बिजली ग्रिड व्यवस्था मजबूत है और मांग में अंतर की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने केवल 5 अप्रैल को अपने घरों में लाइट यानी बल्ब और ट्यूबलाइट रात 9 बजे से लेकर 9:09 तक बंद करने के लिए कहा है। इसमें स्ट्रीट लाइट या कंप्यूटर, टीवी, पंखे, रेफ्रिजरेटर और एसी बंद करने का कोई आह्वान नहीं किया गया है। केवल लाइट बंद रहेंगी। अस्पतालों, पुलिस स्टेशन, विनिर्माण इकाइयों आदि जैसे जरूरी जगहों पर लाइट पहले की तरह जलती रहेगी। प्रधानमंत्री ने केवल घरों में बल्ब और ट्यूबलाइट बंद करने को कहा है। सभी स्थानीय निकायों को लोगों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर जलने वाली लाइट जलाए रखने के लिए कहा गया है। और प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को देश के नाम अपने संदेश में 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट तक बिजली बंद करने का और दिया जलाकर टॉर्च या मोबाइल से रोशनी करने की अपील की थी। रेलवे ने 15 अप्रैल से ट्रेनों के संचालन संबंधित खबरों का खंडन किया है। रेलवे के मुताबिक यात्री ट्रेनों का संचालन सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद ही शुरू होगा। विभाग के अनुसार 21 दिन के लॉकडाउन को छोड़कर उसके आगे का 120 दिनों का टिकट बुकिंग एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे लोग कर रहे हैं। रेलवे ने कहा कि इस टिकट बुकिंग से ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि 15 अप्रैल से ट्रेन चलाने का निर्णय ले लिया गया है। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय कोरोना महामारी के खिलाफ देश के संघर्ष में योगदान देने के लिए नीति और जमीनी स्तर पर लगातार प्रयास कर रहा है। मालवाहक विमान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर चिकित्सा उपकरण, जांच किट,
पीपीई, मास्क, दस्ताने और अन्य साजो सामान पहुंचा रहे हैं। देश के दूर दराज के इलाकों में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष सेवाएं शुरू की गई हैं। दिल्ली और शंघाई के बीच एक विशेष उड़ान आरंभ की गई है। एयर इंडिया जरूरी चिकित्सा उपकरणों को लाने के लिए चीन की एक समर्पित उड़ान का संचालन भी करेगी। और देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3072 हुए हैं, जिसमें कल से 525 नए मामलों का इजाफा हुआ है। देश में अब तक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। अभी भी 2784 संक्रमित मरीजों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है, जबकि 213 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र में अब तक 24 लोगों की मौत हुई है। वहीं गुजरात में 10 लोगों ने इस महामारी से दम तोड़ा है। वहीं संक्रमण के मामलों में महाराष्ट्र में 490 मामले अब तक सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में बात करें तो 445 मामले इस वक्त सामने आए हैं। वहीं तमिलनाडु में 411 मामले अब तक सामने आए हैं। और भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा जम्मू कश्मीर पर दी गई टिप्पणी पर अपनी तल्ख प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। भारत के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान द्वारा लगातार हस्तक्षेप करने से उसके दावे स्वीकार्य नहीं हो जाएंगे। प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि अगर पाकिस्तान वास्तव में जम्मू कश्मीर के लोगों के कल्याण में योगदान देना चाहता है तो वह पहले सीमा पार आतंकवाद को खत्म करे, साथ ही हिंसा तथा झूठे प्रचार के अपने अभियान को रोके। और आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को 1 करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ नागरिकों को एकजुट करने के लिए ये मोबाइल ऐप जारी किया था। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप नागरिकों के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए जारी किया गया है। इस ऐप के जरिए लोग कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को भांप सकेंगे। ये ऐप ब्लूटूथ तकनीक, एल्गोरिथम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उपयोगकर्ता को संक्रमण या अन्य लोगों के साथ संपर्क में आने की जानकारी देता है। देश भर में बैंकों में कामकाज जारी है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने एक बैंक का जायजा लिया। देश भर में बैंक काम कर रहे हैं लॉकडाउन के समय, जिससे लोगों को कोई परेशानी न हो, चाहे शहरों के बैंक हो या फिर दूर दराज ग्रामीण इलाकों के बैंक, और लोगों को जो जरूरी बैंकिंग सुविधाएं वो दे रहे हैं। हम जानते हैं कि तमाम योजनाओं में पैसा डाला गया है, वृद्धा पेंशन हो, बुजुर्ग पेंशन हो या फिर महिलाओं के जनधन खाते हो, उसमें सरकार ने अतिरिक्त धनराशि डालने का ऐलान किया है। और तमाम वो जरूरी काम जो लोगों को बैंकों से होते हैं वो प्रभावित न हो, जिससे जो आम जनजीवन है उसमें कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े लोगों को। इसके लिए बैंक अपना काम कर रहे हैं। छुट्टी के दिन भी रामनवमी को बैंक खुले और आज भी बैंकों में काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर एक सराहनीय काम जो बैंक कर्मी हैं वो कर रहे हैं। लोगों को जो बैंकिंग सुविधाएं हैं वो मुहैया करा रहे हैं, जिससे उन्हें कोई दिक्कत न हो। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। और देश भर में कोरोना को लेकर लॉकडाउन जारी है और लोग भी इसका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। हर राज्य अपने स्तर पर कोरोना से लड़ने की तैयारियों में जुटा हुआ है। गुजरात के राजकोट में कोरोना की जांच के लिए तैयार किए गए लैब में कोविड-19 के नमूनों की जांच चल रही है। राजकोट के पीडीयू मेडिकल कॉलेज के डीन ने दूरदर्शन को दिए गए एक्सक्लूसिव साक्षात्कार में लैब में होने वाली कोरोना जांच की प्रक्रिया की जानकारी दी। सैंपल रिसीविंग सिलेक्शन के पास हम पहुंचे हैं, तो किस तरह से यहाँ पे सैंपल का सिलेक्शन होता है? हाँ, ये एक स्वैब है जिसको हम पेशेंट के गले में से ओरोफेरिंजियल एंड नोज़ में नोजल स्वैब लेते हैं। तो वो लेके हम फिर ये वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम है उसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं और ये सैंपल हमारे यहाँ लेबोरेटरी में आता है टेस्टिंग के लिए कि कोरोना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये हमारा फर्स्ट सैंपल रिसीविंग सेक्शन है, जहाँ पे ये बायो सेफ्टी कैबिनेट है। यहाँ से हम उसका वायरस देखते हैं कि ये उसमें से हम वायरस के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग करते हैं। जी मैम, दूसरा सेक्शन हम देखेंगे वो क्या है? जो वायरल के बंधारण में मेन आरएनए होता है, रिबोन्यूक्लिक एसिड,
वो हम देखते हैं कि वो उसमें से सैंपल में से निकालते हैं कि उसमें है कि नहीं, वो यहाँ से एक्सट्रैक्शन करके हम करते हैं, देखते हैं। और तीसरे सेक्शन की बात की जाए, तीसरा सेक्शन ये एक प्री पीसीआर सेक्शन है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई केमिकल डाल के हम इस रिएजेंट में देखते हैं कि आरएनए को पहले हम एक रिएजेंट डाल के उसके मृत करते हैं उसको, और बाद में हमारा ये एक फाइनल सेक्शन है पीसीआर सेक्शन। वहाँ पे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये जो टेस्ट है, ये हम इस मशीन में देखते हैं कि वायरस पॉजिटिव है कि नहीं। इस पूरे टेस्ट में लगभग 6 घंटे का समय निकलता है और यहाँ से पता चलता है कि हमारा टेस्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जी मैम, भारत सरकार ने राजकोट में लैब के लिए मंजूरी दी है। यहाँ पे कोरोना के कितने टेस्ट अभी तक हो चुके हैं और एक व्यक्ति को तो डिस्चार्ज भी किया गया है क्या? हमारे यहाँ राजकोट और कच्छ डिस्ट्रिक्ट से और सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट से भी सैंपल्स आते हैं, तो यहाँ पे मोर देन 100 से ज़्यादा टेस्ट हमने कर लिए हैं और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और भगवान की भी कृपा रही है कि एक पेशेंट एकदम स्वस्थ होके हमने डिस्चार्ज भी कर दिया है, दूसरे 2 पेशेंट को भी जल्दी से हम डिस्चार्ज कर दें, ऐसी भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। मैम, कितना स्टाफ यहाँ पे काम करता है, क्योंकि खतरनाक जगह यह मानी जाती है, और किस तरह से उनका भी ख्याल रखा जाता है? यहाँ लगभग 9 स्टाफ क्लास 1 to क्लास 4 काम कर रहे हैं, और उसको हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उसको पर्सनल प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट होता है, पूरा हेड से लेकर टो सब कुछ कवर हो जाए ऐसा गाउन भी होता है, गोगल्स भी होते हैं, मास्क, डबल लेयर ग्लोव्स, हेड कवर हो जाए, शू कवर आता है, ऐसा करके हम उसको ये पर्सनल प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट देते हैं। उसके साथ वो काम करते हैं, हैंड का सैनिटाइज़र भी होता है अल्कोहल बेस्ड, और ये सब के साथ ये लोग काम करते हैं। जी, आपने देखा किस तरह से यहाँ सभी डॉक्टर्स जिंदगी और मौत के बीच आपके लिए यह टेस्टिंग करते हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारी रखिए, आपका और आपके परिवार का ध्यान रहे, आप अपने घर में रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। ऋषि दवे, डीडी न्यूज, राजकोट। और वैश्विक महामारी का रूप ले चुके कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए दुबई में 2 सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। दुबई की सुप्रीम कमेटी ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ने दुबई शहर को पूर्ण रूप से बंद करने की घोषणा की है। शनिवार रात से दुबई में लॉकडाउन प्रभावी हो गया है। प्रशासन ने साथ ही कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि उल्लंघनकर्ता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अमीरात में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कोरोना के मद्देनजर व्यापक चिकित्सा परीक्षण किए जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान परिवार के एक सदस्य को आवश्यक जरूरतों के लिए बाहर जाने की अनुमति है, जिसमें किराने का सामान और चिकित्सा संबंधी जरूरतें शामिल हैं। हालांकि घर से बाहर निकलने वालों के लिए मास्क, ग्लव्स पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना अनिवार्य है। हालांकि कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इन प्रतिबंधों से मुक्त किया गया है। और फ्रांस में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कारण 441 मौतें हुई हैं, जबकि उसके पहले के दिन में 588 मौतें हुई थीं, जो अब तक की सबसे ज्यादा है। शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी जेरोम सालोमन ने बताया कि अब तक फ्रांस में कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौतों की संख्या 7,560 तक पहुंच चुकी है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने की डेडलाइन रिवाइज की है। इसे आगे बढ़ाकर 5 जुलाई कर दिया गया है। ओलंपिक की तारीख कोविड-19 के महामारी की वजह से फिलहाल पूर्व निर्धारित समय से आगे कर दी गई है और ये अब अगले वर्ष आयोजित किए जाएंगे। अब ये 24 से 9 अगस्त के बीच आयोजित होंगे। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता आओ फिर से दिया जलाएं की संगीतमय प्रस्तुति पेश की गई, जिसने सभी लोगों को भाव विभोर कर दिया। बुझी हुई बातें सुलगाए
लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बना दे, नव दधिची हटिया गलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए, 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 आओ फिर से दिया जलाए। तो अटल बिहारी वाजपेयी की कालजयी कविता। और आज रात 9 बजे दिया मोमबत्ती जलाते समय सैनिटाइजर के प्रयोग से बचें, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर आग पकड़ सकता है। तो एकजुटता का संदेश दें, दिया जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट से आज अंधकार को दूर भगाएं। लेकिन एक विनम्र अनुरोध है, सतर्क रहें, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग से बचें जब आप दिया या मोमबत्ती जला रहे हों। इसी के साथ समाचारों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।